माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवनारायण पांडे। प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए अणु की संरचना और वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु की संरचना का 3 डायमेंशनल मॉडल के संबंध में विस्तृत चर्चा किया है। विस्तृत रूप से हमने उसमें आपको बताया है। आज के इस वीडियो में हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि डीएनए अणु की स्टेबिलिटी कैसे होती है, यानी डीएनए अणु की स्थिरता कैसे केंद्रक द्रव्य में होती है। डीएनए अणु की स्थिरता के लिए 3 फैक्टर काम करते हैं। इन 3 फैक्टर पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको डीएनए अणु की संरचना के संबंध में थोड़ा सा बता दूं कि यह किस तरह से निर्मित होती है संरचना। आइए उस चर्चा करते हैं कि जो डीएनए का अणु होता है यह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक होता है। यह एक द्विसूत्री संरचना है और दोनों सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। दोनों सूत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य दोनों सूत्रों के नाइट्रोजन क्षार करते हैं और यह दोनों सूत्रों के नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के अणु होते हैं। एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, एक नाइट्रोजन बेस होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर जब कोई एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो यह न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर एडेनिन नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो यह एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लेता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। जब यह फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है तो यह एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन क्षार तथा इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट अणु जुड़ करके एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तथा थायमिन के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ता है। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके डीएनए सूत्र की एक लंबी श्रृंखला बनाते जाते हैं। कितना ही लंबा सूत्र बन जाए डीएनए का, परंतु उसके एक छोर पर सदैव कार्बन नंबर 5 खाली रहता है और दूसरे छोर पर सदैव कार्बन नंबर 3 खाली रहता है। यह डीएनए सूत्र की 3 प्राइम डायरेक्शन बोली जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो डीएनए सूत्र होता है यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यह द्विसूत्री संरचना है। तो इसका जो दूसरा सूत्र है वह इसके ठीक एंटी पैरेलल होता है और एक सूत्र का नाइट्रोजन क्षार दूसरे सूत्र के नाइट्रोजन क्षार से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। या आप इसे इस तरह से कहें कि एक सूत्र का एडेनिन नामक नाइट्रोजन क्षार दूसरे सूत्र के थायमिन नामक नाइट्रोजन क्षार से जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार से एक सूत्र का ग्वानिन
दूसरे सूत्र के साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन सदैव थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। इस तरह से डीएनए सूत्र की एक लंबी चेन बनती जाती है, लेकिन दोनों सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब बात करते हैं कि डीएनए सूत्रों में ऐंठन क्यों होती है। डीएनए सूत्र में ऐंठन इसलिए हो जाती है कि यह जो नाइट्रोजन क्षार डीऑक्सीराइबोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर जुड़ते हैं, वह इसके पार्श्व ग्रुप होते हैं जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा से 90 अंश के कोण पर जुड़े रहते हैं। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप होते हैं, यह इसका सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं। इसी कारण डीएनए सूत्र में घुमाव भी होता है। बात करते हैं कि जो डीएनए सूत्र है उसकी स्टेबिलिटी क्यों होती है। इसके स्टेबिलिटी को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना आवश्यक है। नंबर 1, एडेनिन सदैव थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। अतः यह हाइड्रोजन बंध एडेनिन और थायमिन के बीच तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच उपस्थित ये हाइड्रोजन बंध डीएनए सूत्र की स्टेबिलिटी के महत्वपूर्ण कारण होते हैं। दूसरे जो तथ्य दिए गए हैं डीएनए सूत्र की स्टेबिलिटी के संबंध में, वह ये है, हमने आपको अभी बताया है कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है उसके कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है जो उसका पार्श्व भाग बनाता है। अतः जो नाइट्रोजन बेस होते हैं यह डीएनए सूत्र के पार्श्व भाग हैं और यह अध्रुवीय और हाइड्रोफोबिक अर्थात जल विरागी होते हैं। लेकिन जो डीएनए सूत्र का केंद्रीय अक्ष बनाता है यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप, यह ध्रुवीय और हाइड्रोफिलिक होते हैं, जल रागी होते हैं। यह जल रागी और जल विरागी अर्थात हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर डीएनए सूत्र की स्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण कारण है। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने जो डीएनए की संरचना का 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया था, उसमें वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि यह जो डीएनए के सूत्र होते हैं एक दूसरे से रस्सी की भांति ऐंठे रहते हैं और इसमें एक ऐंठन से दूसरे ऐंठन के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको एक हेलिक्स कहा जाता है। एक हेलिक्स में डीएनए सूत्र के एक हेलिक्स में कुल 10 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े होते हैं। अतः एक न्यूक्लियोटाइड जोड़े से दूसरे न्यूक्लियोटाइड जोड़े के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और यह जो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े होते हैं यह एक दूसरे से ईंट के चट्टे की भांति व्यवस्थित होते हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ों के बीच एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है
जिसको वांडर वाल्स फोर्स कहा जाता है। यह वांडर वाल फोर्स यानी डीएनए सूत्रों के न्यूक्लियोटाइड जोड़ों के बीच लगने वाला वांडर वाल बल डीएनए सूत्र की स्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण कारण है। अतः डीएनए सूत्र की स्टेबिलिटी के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो डीएनए के दोनों सूत्रों में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध। दूसरे, इस डीएनए सूत्र की ध्रुवीय और अध्रुवीय तथा उनकी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर। तथा तीसरा, जो वांडर वाल फोर्स काम करता है, डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड जोड़ों के बीच जो वांडर वाल फोर्स कार्य करता है, यह वांडर वाल फोर्स डीएनए सूत्र की स्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण कारण है।